सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में मैं हूँ अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और राना ताहिर साहब। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी की आज़ादी इजहार राय के बारे में क्या राय है, आज आपको दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी और इस पर डिस्कशन भी करेंगे। फ़ारूक सलीम साहब के बारे में हम सब यही जानते थे कि वो इकनॉमिक इशूज़ के ऊपर तर्जुमान है, लेकिन आज हमें पता चला कि वो इकनॉमिक इशू के तर्जुमान नहीं है। कुछ सवाल से भी डिस्कस करेंगे। फलाही ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हो रही हैं और MQM की जो एक फलाही ऑर्गेनाइजेशन है उस हवाले से कुछ खबरें भी आई हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। और सानिया मॉडल टाउन के हवाले से GIT जो है वो बन गई है, उसको जो हेड कर रहे हैं AD ख्वाजा साहब कर रहे हैं और 5 रुकनी ये GIT है। कुछ इस सवाल से भी डिस्कस करेंगे। जी समी साहब, कहाँ से आगाज़ करेंगे आप? देखें, सबसे पहले तो ये बड़ी अच्छी बात है कि GIT बन गई मॉडल टाउन किलिंग की तहकीकात के लिए। ये एक इतना अहम इशू है और 4-5 महीने लग गए तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नई GIT बनाने में। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है क्योंकि जब ये मामला वहाँ पर उन्होंने टेकअप किया तो फिर एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा हम ये बनाना चाहते हैं GIT, जिस पर अब आ ज़रा इसकी तश्कील पर। इसमें 5 मेंबर ये कमेटी है। अलादीन ख्वाजा जो AD ख्वाजा के नाम से मशहूर हैं, बड़ी उन्होंने शोहरत पाई, सिंध में वो थे IG पुलिस के और बहुत उनसे तकलीफ़ थी उस वक्त के वज़राए आला को, लेकिन अब बाद में वो खुडे लाइन लग गए एक तरह के, उनको IG मोटरवे बना दिया गया। एक तो ये इस हुकूमत की सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि जो लोग जिनके बारे में ये पता है, एस्टेब्लिश्ड हैं कि बहुत ईमानदार हैं, शरीफ हैं, नेक हैं, कानून के मुताबिक काम करते हैं, उनको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलती। अब देखिए उनको IG मोटरवे लगा दिया गया AD ख्वाजा साहब को। अब ये GIT आपने बनानी थी, पूरे पंजाब में कितने बड़े बड़े लोग आपने अपॉइंट किए हुए हैं, लेकिन आपको अगर ऑनेस्ट ऑफिसर कोई नज़र आया तो आपने अलादीन ख्वाजा नज़र आया जिसको आपने खुडे लाइन लगाया। वो इसी तरह और भी कई ऑफिसर्स हैं बड़े इंटेलिजेंट, मसलन वाजिद ज़िया साहब हैं जो जिन्होंने पनामा पेपर्स की GIT बनाई, उनको इन्होंने वो लगा दिया इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रेलवे कि चले जी आप रेलवे में जाएँ। इसी तरह एक और नजफ साहब हैं FIA में, उनको जरदारी साहब ने कहा जी मेरा इनके साथ झगड़ा है, इन्हें आप मेरे GIT में ना लगाएं। ठीक है, आपने नहीं लगाया उन्हें GIT में, उससे हटा दिया, अब उनको खुडे लाइन लगा दिया। एक पूरी लिस्ट है। हुसैन असगर साहब दोबारा उनको DG एंटी करप्शन लगाया, बीच में उनको भी उड़ा दिया था। लाहौर से बंदे उड़ा दिए, वहाँ पर राना शहजाद साहब थे DIG लाहौर में, क्या थे वो DIG ऑपरेशन थे। और जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ उसको उन्होंने मॉनिटर किया, मंशा बम ये वो सारे, लेकिन वो ये कहते गए कि हम आपको हटवा देंगे, वो जो करामत खोखर और मंशा बम और सारे, और उनको हटा दी। यानी जो अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं उनको आपने खुडे लाइन लगाया। ये GIT का फैसला तो अच्छा लिया ना। हाँ, ये अच्छा है। और अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ ज़रा, अब इसमें आ जाए। इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अतीकुर रहमान, ये ISI के नुमाइंदे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान मिर्ज़ा, ये MI के नुमाइंदे हैं। अच्छा, मोहम्मद अहमद कमाल, ये डिप्टी डायरेक्टर है, इंटेलिजेंस ब्यूरो से इनका ताल्लुक है। फिर एक कमर रज़ा जस्कानी साहब हैं, ये DIG हेडक्वार्टर गिलगित बल्तिस्तान है, ये इनको मेंबर बनाया। अब एक चीज़ इसमें बड़ी अच्छी हुई है, देखें, जब प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब और AD ख्वाजा साहब सिंध के IG थे, उस वक्त पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि AD ख्वाजा को तब्दील कर दिया जाए, लेकिन वफाक नहीं चाहता था। वफाक ये कहता था जब नून लीग की हुकूमत थी कि ये बहुत ऑनेस्ट आदमी है और ये लगे रहे हम इनको नहीं हटाएंगे। अच्छा, अब वही ऑनेस्ट आदमी जो है, लेकिन ना वो बंदा जिस पर नून लीग को एतमाद था, वो ऑनेस्ट बंदा जिसको वो कहते थे, और पीपल्स पार्टी से झगड़ा किया उन्होंने। पीपल्स पार्टी वाले बिल बिलाते थे बेचारे, कहते थे इन्हें हटा दें खुदा के लिए, क्योंकि वहाँ पर ख्वाजा साहब ने क्या किया, उन्होंने जो ये पुलिस में भर्तियां कर रहे थे MPs MNAs उसको रोका, जो पॉलिटिकल भर्तियां की हुई थी उसको निकाला। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो गलत FIRs दर्ज होती हैं जो विक्टिमाइज करती है पुलिस, हम ये नहीं करने देंगे। तो उस पर
जब पीपल्स पार्टी को तकलीफ हुई तो क्योंकि वो नून लीग वाले बड़े खुश थे कि पीपल्स पार्टी को तकलीफ दे जुबैर से बड़ा सपोर्ट करते थे, असद उमर साहब के भाई गवर्नर थे उस वक्त। अच्छा, अब जनाब अब ख्वाजा साहब बन गए JIT के सरबराह, तो मेरा ये ख्याल है होना तो ये चाहिए कि नून लीग शुक्राने के नफल अदा करे कि इतना ऑनेस्ट आदमी नहीं सर, आप उसे कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, बाकी इदारे भी तो उसमें मौजूद है ना। नहीं, कन्वीनियर नहीं, वो देखें AD ख्वाजा जो है ना, जैसे समीर साहब कह रहे हैं, बिलाशुबा एक बासलाहियत और ऑनेस्ट आदमी है। बात यह है कि AD ख्वाजा को हटाने पर शायद नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुकमका हो जाता। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि भाई इनको नहीं हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। अब जैसे इमरान खान जलसों में भी AD ख्वाजा का नाम लेते रहे हैं, आपको याद होगा। अब होना तो ये चाहिए था कि सबसे बड़े सूबे में AD ख्वाजा जैसे लोगों को आप लाकर लगाते, आप IG लगाते, ताकि वो सूबे को भी ठीक करते। वहां पर आपने किसको लगाया? यानी ऐसे लोगों को लगाया जिनके बारे में जिन्हें ये कहा जाता था कि वो पुलिस के मंशा बम है। अच्छा, जब उनको ट्रांसफर किया तो मैं आपको बताऊं, इसमें इन्होंने बड़ी कैंपेन चलवाई मीडिया से, बड़े बड़े जय्यद सहाफी आके बैठ गए, कामरान खान शुरू हो गए, और अब्दुल जावेद सलीमी साहब ने आके वो जो 2 DIGs ट्रांसफर हुए, सबको पता है वो कैसे थे। वो हमने डिस्कस भी वो बाबर बख्त साहब और वो दूसरे जो थे। अच्छा, अब जब वो सुखेरा साहब जो थे, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, सोहेल सुखेरा। अच्छा, अब उसमें ये क्या हुआ कि उसमें इवन मैंने सुना ये जो IG पुलिस है, इन्होंने भी ये जो मेरी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हैं, इसमें जो मेरी मदाखलत है, इसमें ये होता है। बात ये है कि आप इस वक्त IG हैं, बाइख्तियार हैं, सड़कों पर क्या मुझे बताएं ट्रैफिक कंट्रोल में है, और थानों में क्या इस वक्त सूरत हाल है, शहरों में। मैं परसों जब मैं पार्लियामेंट गया तो मुझे उन्होंने बताया कि यहाँ पर पंजाब में एक सूबाई वजीर के घर के नज़दीक गली में 3 घरों में डकैती हुई है। इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर फिर दोबारा उसी अंजाम को पहुँच रहा है, उसी हिसाब को पहुँच रहा है, इसलिए कि ये जो मौजूदा IGP हैं पंजाब के, ये क्या है, ये मीडिया में इनके दोस्त हैं, बड़ी प्रोपेगेंडा अपने लिए करवाने में बड़े मशहूर हैं। पूछें उनसे, रिपोर्ट लें, जो भी वो वज़ीर आला पंजाब तो पूछेंगे और पूछने वाले हैं वज़ीर आला पंजाब, इनसे बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो IG पुलिस है ना। तो ये जो डकैतियाँ हो रही हैं, जो चोरियाँ हो रही हैं, ये जो आम लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, क्या इन्होंने इसमें तब्दीली लेके आया? तो होना ये चाहिए था जो राना साहब ने कहा कि आप ईमानदार, ऑनेस्ट, और वो ऑफिसर जिनको पब्लिक रिलेशनिंग की परवाह नहीं है, जो काम पे बिलीव करते हैं, आप उनको लेके आते, अक्रॉस द बोर्ड आप ये चीज़ लेके आते और डीपोलिटिसाइज करते। उन ऑफिसर्स को अगर आप खुदे लाइन लगा देंगे तो नया पाकिस्तान कैसे बनेगा? अब आपने मॉडल टाउन के लिए आपने उनको समझ लिया कि जी वो बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं, वो करेंगे, लेकिन सूबे की IG शिप के लिए आपने एक और बंदे को लगा दिया। बड़े अच्छे अफसर हैं पुलिस में, लेकिन आपने देखिए नून के लिए आज अच्छा शुक्र करना चाहिए कि ख्वाजा आ गए। राना साहब आप इस पे क्या कहेंगे? उनको नेक्टा में आप क्या कहेंगे राना साहब? ये जो समी साहब ने पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा है कि नून लीग के लिए आज बहुत अच्छा दिन है, AD ख्वाजा साहब आ गए, तो कहीं ना कहीं उन्हें वो नून लीग वाले भी दूसरों के लिए होते हैं। मैं आपको बताऊं, ईमानदार अफसर को ना कबूल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। हो क्या रहा है पंजाब में? ये गवर्नर पंजाब जो चौधरी सरवर साहब हैं, अलीम खान साहब, इनको सवाए चीफ मिनिस्टर के खिलाफ साजिशें करने के और कोई काम नहीं। ये जो राना साहब ने पॉइंट आउट किया है ना, मैं इस पे थोड़ा सा, इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है उस्मान बुज़दार, उनके बारे में सोशल मीडिया पे जो कैंपेन है वो कौन चलवा रहा है? वो तहरीक इंसाफ के सीनियर मिनिस्टर जनाब अलीम खान साहब चलवा रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल नाकाम हो। उसमें गवर्नर साहब का भी हिस्सा डल रहा है। उसमें वो जो एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई हुई है जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो पंजाब को जो वो गवर्नेंस करती है, ये उस्मान बुज़दार को नून लीग से खतरा नहीं है। वो वज़ीर आला पंजाब है, बहुत मोहतरम है, लेकिन उनको खुद भी तो कुछ एक्टिव होना चाहिए ना। आप देखिए बात तो करने देना, क्या मैं आपको बता रही हूँ, क्या वो इस तरीके से होना चाहिए। आप अलीम साहब के पेज, उनके सोशल मीडिया के पेज पर जाके देखें, LWMC हो गई, पार्किंग कंपनी हो गई, जितनी भी कंपनी है वो सबको खुद प्रिजाइड कर रहे हैं, वो खुद हरकत में आ रहे हैं। हरकत में आएंगे बरकत होगी ना, वो नहीं हरकत में आना चाह रहे तो जबरदस्ती तो उनको हरकत में नहीं लाया जाता, वो डरे हुए हैं। अच्छा नहीं, उस्मान जरा आराम से, उस्मान बुज़दार साहब जो है ना, वो वैसी बरकत नहीं चाहते जैसे अलीम खान साहब को बरकत चाहिए। आपको पता होगा सर, वो जो बरकतें देखे ना, वो जिससे जैसे कहते हैं ना कि जनाब ये
درہم تھے ہمارے, اتنے کاروبار تھا اور درہم بچے دے رہے تھے اور یہ اتنا بڑا کاروبار ہو گیا. تو اس قسم کی برکت علیم خان صاحب جو ہے نا سینئر سر ان کو وزیر بنایا, ایسے تو نہیں نا عمران یہ خان صاحب نے دیکھیں بنایا. تکلیف کیا ہوئی ہے, یہ دیکھیں وزیر اعلیٰ نے جب اپنے اختیارات استعمال کیے, انہوں نے 2 پولیس افسروں کی خدمات وفاق کے حوالے کی, وہ سی سی پی او لاہور کو واپس لے کر آئے, تو انہوں نے اپنا کام شروع کیا ہے چیف منسٹر نے, اور وہ لیکن ان میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں یہ لوگ. کیا ہوتا ہے جب وہ ہاسپٹل جاتے ہیں نا, تو میں آپ کو بتاؤں سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے, وہ جی اپنے دوست کے گھر چلے گئے, وہ جی دیکھیں عام آدمی ان کے نزدیک نہیں آنے دیا گیا. یہ سب کون چلوا رہا ہے؟ دیکھیں یہ وہ لوگ چلوا رہے ہیں جن کو عثمان بزدار سے بڑی تکلیف ہے. عثمان بزدار کا پرابلم یہ ہے کہ وہ بیچارہ ایک ایسی کلاس سے ہے جو لوگوں جو وہاں کا بندہ اگر وزیر اعلیٰ بن جائے تو علیمہ وہ لوگوں اور دوسرا وہ ایک دیانتدار آدمی ہے, وہ ایک ایمان. دیکھیں جس طرح عمران خان ایک آنیسٹ آدمی ہے نا, اس میں ان کی ہم پالیسی پر بہت کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن عمران خان ایک آنیسٹ آدمی ہے. اسی طرح جو عثمان بزدار ہیں وہ ایک آنیسٹ آدمی. بلکہ علیم خان صاحب پہ تو ایسڈز بیونڈ مین کا کیس چل رہا ہے, یوکے کی ان کی پراپرٹیز کا. میں کل ہی دیکھ رہی تھی, ابھی تک انہوں نے کوئی ٹریل نہیں بتائی ہے. اور یہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب علیم خان صاحب ایک روایتی سیاستدان, علیم خان صاحب ایک روایتی سیاستدان ہیں. ان میں اچھائیاں بھی ہیں لیکن ان کے بہت سارے گرے ایریاز بھی ہیں. لیکن یہ جو لوگ ہیں مثلا عثمان بزدار جو, ان کا کوئی گرے ایریا نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس کبھی اختیار تھا ہی نہیں. ابھی پہلی دفعہ ان کے پاس, جیسے عمران خان ہے, عمران خان کی جو شخصیت میں آپ دیکھیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں ضدی ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں خود سر ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے انداز سے زندگی گزارتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ڈس آنیسٹ آدمی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے مال بنایا ہے. اب بہت سارے لوگ ان کو چکر دے رہے ہیں, اب وہ بیوروکریسی کی بات سن رہے ہیں, اس لیے کہ وہ دیکھیں وہ ایک آنیسٹ آدمی ہے, وہ کوئی آ کے ان سے بندہ بات کرتا ہے وہ اس پہ بلیو کر لیتے ہیں. انہیں تبدیل یہ کرنا ہے اپنے آپ کو اگر, اور یہ بڑی رسپانسبل, اور دیٹ دا ریزن کہ ہم یہ پروگرام بھی اسی لیے کر رہے ہیں کہ آپ بہت ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن آپ کو ہوشیار رہنا پڑے گا. آپ کو بیوروکریٹس کی ہر بات نہیں سننا پڑے گی, آپ کو پولیٹیشینز کے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا. خان صاحب آپ کو جانا پڑے گا پارلیمنٹ میں. ہاں ان کو دیکھیں وہ ایک روایتی اور آنیسٹ آدمی ہوتا ہے نا, دوسروں کو بھی یہ سمجھتا. دیکھیں جس طریقے سے لوگوں کے سامنے نقاب کی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اتنا نہیں پتا ہوگا اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ جو افسر ہیں ان کے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہیں. اتنی بڑی کیمپین چلائی انہوں نے, پھر ان کو ساتھ رکھا ہوا ہے نا. سمجھ آ رہی ہے چیزوں کی بلا شبہ, اور آئے گی بھی سمجھ, لیکن کچھ چیزیں ایسے ہیں مثلا کچھ چیزوں پر توجہ نہیں ہے ان کی. اس وقت مہنگائی جو ہے وہ آسمان تک چلی گئی ہے, غریب آدمی تنگ آ گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیز آج سے 2 مہینے پہلے 20 روپے کی تھی, اس وقت 50 روپے کی مل رہی ہے. And nobody is there to control it. یہ عمران خان صاحب کو کنٹرول کرنا ہوگا, اپنے ایم این اے سے ایم پی ایس سے ملنا ہوگا. بیرونی امداد آ رہی ہے, کون لے کر آ رہا ہے؟ فرشتے لے کر آ رہے ہیں, صرف عمران خان صاحب ہی لے کر آ رہے ہیں. میں ان کو برا کہہ رہا ہوں؟ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کام نہیں کر رہے اکنامک فرنٹ پہ, وہ کام ہی کر رہے ہیں. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہا, مہنگائی کی بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں مہنگائی کا تعلق نہیں ہے سر اس کے ساتھ. نہیں, مہنگائی تو یہ مصنوعی ہے, ہو رہی ہیں, یہ مصنوعی ہے. یہ دیکھیں مصنوعی ہے, جو دیکھیں یہ دیکھیں وہ بات جو ہے نا مہنگائی کی, وہ جو ہے نا سمیع صاحب نے بات کی, یہ آپ کی لوکل ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. ٹھیک ہے, آپ میری بات سنیں. لوکل باڈیز میں ابھی تک نون لیگ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بہت ساری جگہوں پر, ان کا کام ہے کہ پرائس کو چیک کریں. وہ نہیں کر رہے ہیں. میں قانون بنا رہا ہوں بلدیات کے. وہ میری ایک بات سن لیں تھوڑا سا بھائی جان, 1 منٹ دیجیے گا. یہ دیکھیں آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہوئی ہے کہ سانے ماڈل ٹاؤن کے جو لوگ ہیں مظلومین, ان کو امید پیدا ہوئی ہے کہ انہیں انصاف ملے گا. ماڈل ٹاؤن میں جس طریقے سے معصوم لوگوں کے خون سے, خاص طور پر جس طرح عورتوں کو بے ایمانہ انداز میں انہوں نے نشانہ بنایا, وہ انتہائی میں سمجھتا ہوں ظالمانہ فعل تھا. اور آج یہ جیسے سمیع صاحب نے کہا بے شک دیر سے کیا, لیکن یہ جے آئی ٹی میں ایک اچھے افسر کو اس کا سردار بنایا جانا یہ بہت اچھی بات ہے. اور جو بھی اس کے ملزم ہیں, میں علینا بات کروں, اس میں جو ملوث ہے اس وقت کے حکمران تو یقینی طور پر ملوث ہیں. دیکھیں نا کس طرح شہباز شریف نے کہہ دیا تھا کہ جی مجھے تو 11 بجے پتا چلا. بھئی آپ کس طرح صوبے کے چیف ایگزیکٹو تھے, آپ نے یہ سارا کچھ کروایا. اور یہ اب ان لوگوں کو, ان مظلوموں کو انصاف دلانا چاہیے اور ان قاتلوں کو گرفت میں لانا چاہیے. اب اس میں دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ انویسٹیگیشن کریں گے, یہ آفیسرز کریں گے, میں کہتا ہوں کریڈٹ گوز ٹو عثمان بزدار کہ انہوں نے اے ڈی خواجہ جیسے بندے کو اس کمیٹی کا ہیڈ بنایا. اور میں آپ کو بتاؤں 3-4 بندوں کو پکڑ لیں آپ. ایک تو بڑے اچھے آدمی ہوں گے, سلمان اعظم صاحب اس وقت سیکرٹری داخلہ ہیں, آپ انہیں بلا لیں کیونکہ پنجاب کے سیکرٹری داخلہ وہ تھے. اور ساری جو مشہور زمانہ میٹنگز تھی نا, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ادھر ٹھیک کر دیں گے, ادھر وہ ہو جائیں گے,
वो सब उनके कमरे में हुई, उन्होंने उसको हेड किया। एक तो उनको बुला लें, पूछ लें उनसे, डॉक्टर तौकीर को बुला लें, राना सनाउल्लाह को बुला लें, और शहबाज शरीफ साहब से पूछें जिस तरह तफ्तीश करनी चाहिए। वो जो पहले जो एक साहब थे जिनको इन्होंने DIG लगा दिया था, बलूचिस्तान में भेज दिया था, जिन्होंने सारी की सारी वो JIT में तफ्तीश की थी, जो शहबाज शरीफ साहब को बाहर दरवाजे तक छोड़ने आए थे, वो उस तरह की तहकीकात नहीं। तो ये सब कुछ बोल देंगे कि जनाब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि जो सखेरा भी है, हाँ, मुश्ताक सखेरा जो IG हैं, इनसे ज़रा बुला के पूछें कि आप किन चक्रों में। उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर जो रिटायर्ड होता है, उसको टैक्स का आप मोतसब लगा देते हैं, आप मुझे बताएं, और फिर वो आके वहीं पे आग लगा देता है, और उस जहां जहां इन्होंने अपने बंदे लगाए, उन्होंने उस दफ्तर में आग लगाई। तो एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन अगर होगी तो बिल्कुल ये खुल के आ जाएगी बात कि मॉडल टाउन जो था वो क्या था। ये फैसला इन्होंने किया था कि हम ताहिरुल कादरी को सबक सिखाएंगे, उनके साथियों को इस तरह से इबरत का निशान बनाएंगे कि ये कोई लॉन्ग मार्च ना कर सके, ये कोई हमारे खिलाफ एहतजाज ना कर सके। तो अगर आप लोगों को मारते हैं, कत्ल करते हैं इस तरीके से रियासती वसाइल को इस्तेमाल करके, तो अब JIT ये बनी है, ये इनको पकड़ेगी। तो ये 4 5 6 लोग अगर इनको आप बुलाएं, इनसे आप पूछें। अब जो हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो गलती उनकी है वो ये है कि आप ब्यूरोक्रेसी के हाथ में आके उन्हीं लोगों को आपने लगा दिए। उन्हीं लोगों को सेक्रेटरी दाखिला कौन है आजकल? वफाक के सेक्रेटरी दाखिला, जो मॉडल टाउन आने के वक्त पंजाब के सेक्रेटरी दाखिला थे। हमको उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं ये फैक्ट्स हैं, मैं और क्या क्या बयान करूं, आप मुझे बताइए। जो शख्स मॉडल टाउन किलिंग हुई, जो पंजाब में सेक्रेटरी दाखिला था, उसको आपने वफाक का सेक्रेटरी दाखिला बना लिया, और आप कहते हैं कि जनाब हम नया पाकिस्तान लेके जाएंगे। उनकी हमदर्दियां, जिन्होंने नवाज और शहबाज के साथ मिलकर मॉडल टाउन में कत्लेआम किया, कत्लेआम करवाया, वो अब पाकिस्तान का वो सेक्रेटरी दाखिला है। आप एक एक महकमे में चले जाएं, आपको वो लोग मिलेंगे जो माजी के मज़ार हैं, जिनको इन्होंने फूल पत्तियां लगा के दोबारा जिंदा करके यहाँ पे लगा दिया। तो ये चीज़ें इमरान खान साहब को, ये जो महंगाई हो रही है, ये जो आम आदमी सफ़र कर रहा है, इमरान खान से लोगों को बड़ी मोहब्बत और तवक्कुआत है। ये सारी ब्यूरोक्रेसी इस वक्त सारी साजिश के तहत जो ये सब कुछ कर रही है, एक कैंपेन चल रही है, इसलिए चल रही है, सब कुछ इसलिए चल रही है कि जनाब ये इमरान खान को नाकाम बनाना है। अब मैं आपको और बता दूं, आज आप मेरी बात सुने, इमरान खान साहब टर्की गए हैं ना, क्या कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि हम ये, उनके साथी क्या कह रहे हैं आपको पता है क्या? हमें आज खबरें सारा दिन हो रही थी कि आप ये बताएं कि जो तैयब अर्दगान हैं वो बात करेंगे वज़ीर आज़म से, क्योंकि वो तो नवाज शरीफ साहब जो हैं, तैयब अर्दगान की जो साहबजादी का निकाह हुआ था, वहाँ पर बतौर गवाह उन्होंने दस्तखत किए थे। बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, आप देखिएगा क्या होगा। और जो दूसरे लोग थे वो क्या कह रहे थे कि कारके जो है वो राजा परवेज साहब पर जिनको खिताब मिला अवामी राजा रेंटल, वो जो सारा था उसकी लिटिगेशन का मामला, कि वो उस पर भी बात होगी और उस पर ये होगा। तो ये प्रॉब्लम्स हैं इमरान खान के सामने, ये मसाइल हैं। हालांकि टर्की जो है, तैयब अर्दगान जो है वो पाकिस्तान के दोस्त हैं, वो कोई नवाज शरीफ साहब के साथ उनके ज़ाती ताल्लुकात ज़रूर होंगे, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर एहतसाब का अमल है उसको रोकने के लिए कोई तैयार नहीं। इस वक्त पूरी दुनिया में आपको बताऊं, देखिए हम बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं इमरान खान साहब पर, और वो उन चीज़ों पर करते हैं जो जहाँ पर हम ये समझते हैं कि निगलेक्ट हो रहे हैं और लोग सफ़र कर रहे हैं। क्या कहा सदर ट्रंप ने आज, कितनी बड़ी स्टेटमेंट है कि मैं पाकिस्तान की क़यादत से मिलने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि इमरान खान में वो तप्पड़ है, वो दमखम है। इमरान खान पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है और पाकिस्तान की बात करता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये आ गया कि जो उनके साथ बहुत सारे लोग हैं वो उनको खराब कर रहे हैं। उन्होंने उनको, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था, उनका अवाम से राब्ता टूट गया था, सारे वडेरों ने उनके इर्द गिर्द घेरा तंग कर लिया था। इसी तरह आज इमरान खान के इर्द गिर्द वो चंद ब्यूरोक्रेट्स जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया। उसमें अरबाब शहजाद साहब हैं, उसमें वो आजम खान साहब हैं, ये वो लोग हैं जो इमरान खान को बर्बाद करेंगे। और ये हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ऐसा मत करें, पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंटेरियन से मिलें, अपने MNAs MPs से मिलें, और पंजाब में जो उस्मान बुज़दार के खिलाफ आपकी पार्टी के अंदर जो साजिश हो रही है उसको दबाएं, उन लोगों को शट अप तो कर दें। आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान साहब में भी वही कमी थी जो इससे पहले आने वाले पॉलिटिशियंस में कमी थी, कि वो खुशामदियों के इर्द गिर्द वो जो थे वो घिरे रहते थे। खुशामद पसंद नहीं है इमरान खान, तो और कैसे? एक ऑनेस्ट आदमी है, वो यकीन कर गया है, क्योंकि खुद झूठ नहीं बोलते, उनसे लोग आगे बात करते हैं वो मान जाते हैं। तो फर्क क्या है शहबाज शरीफ साहब में, इमरान खान साहब में? बहुत फर्क है यार, डोंट मिक्स ऑरेंज एंड एप्पल्स। मैं चाहूंगी कि आप बताएं, पिछले 5 महीने में एक भी उस तरह की वारदात नहीं हुई
میں بہت ساری باتوں پہ عمران خان سے میں مایوس ہوں، لیکن یہ نہ کریں آپ کے عمران خان اور نواز شریف میں. چلیں ٹھیک ہے، آگے پوچھ لیتے ہیں آپ سے. لیکن ناظرین فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، جب بریک سے واپس آئیں گے تو فواد چودھری صاحب جو ہیں کیا فرماتے ہیں آزادی رائے کے بارے میں، کچھ وہ بھی آپ کو سنائیں گے، اور فاروق سلیم صاحب کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے. فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ فواد چودھری صاحب کو فریڈم آف ایکسپریشن سے کچھ مسئلہ ہے. کل ایک پروگرام میں وہ موجود تھے کامران خان صاحب کے، اس میں انہوں نے کچھ فرمایا ہے. سمیع صاحب آپ کامنٹ کرنا چاہیں گے یا پہلے سنائیں جی کیا فرما رہے تھے کل وہ؟ میڈیا فریڈم پر ریسٹرکشنز لگنے جا رہی ہیں. اچھا اب دیکھیں، میں جو میں کہہ رہا تھا، رانا صاحب میرے سے بات کر رہے تھے کہ کیا کیا ادائیں ہیں فواد چودھری صاحب کی، اور کس کس ادا پہ ہم قربان نہ ہوں، مجھے بتائیں ذرا. یعنی آپ یہ فواد چودھری جو خود ٹیلی ویژن میں ایک پروگرام بھی کرتے رہے، اور میں حیران ہوں، یہ جب وزیر نہیں تھے، یہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وزارت کو قائم و دائم رکھے، اور ساتھ ہی میں یہ دعا کروں گا خدا تعالیٰ انہیں ہدایت بھی دے اور یہ صحیح راستے پر چلنے لگ جائیں. آپ مجھے یہ بتائیں، جب آپ اپوزیشن میں تھے تو جو سپریم کورٹ کے ججز یا ہائی کورٹ کے ججز ریمارکس دیتے تھے، ان ریمارکس پر بیٹھ کے یہ پریس کانفرنسز کرتے تھے. اور عمران خان صاحب خود جو ابھی تحریک انصاف کے قائد ہیں، وزیر اعظم پاکستان، وہ کہتے تھے چیف جسٹس نے یہ کہہ دیا، فلاں جج نے یہ کہہ دیا، میں سلام پیش کرتا ہوں. اب ان کو بڑی تکلیف ہو گئی ہے کہ جی ججز آبزرویشن کہتے ہیں، بات کا مطلب ہی بدل جاتا ہے نا. ذرا اس بات کو سمجھیں، ججز ریمارکس کس پر دیتے ہیں؟ جو فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے جو پاکستان کے عوام کو سہولیات ملنی چاہیے، جو حکومت کی ناکامیاں ہیں، تو بجائے اس کے کہ جو ججز آبزرویشنز دیتے ہیں، جو ریمارکس دیتے ہیں جن مسائل کے حوالے سے، ان مسائل کو دور کریں. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم رجسٹرار سے بات کر رہے ہیں اور ہم اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ وہ ہونے چاہیے رپورٹ یا نہیں، اور پھر ہیں بلی کی طرح ڈرپوک. اب کہہ سکتے نہیں چیف جسٹس صاحب کو کچھ، ہاں جو عدالت کہہ رہی ہے ہم اس کو انکارپوریٹ کریں گے. یار آپ ہمارے اچھے دوست ہیں فواد چودھری صاحب، آپ خدا کے لیے اپنے دوستوں کے لیے بھی امبیرسمنٹ کا سورس نہ بنے. تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کا یہ خاصہ تھا کہ وہ کبھی کسی بات کو چھپاتے نہیں ہیں. عمران خان آج بھی کوئی بات ہے، کچھ بھی ہو، وہ بات کرتے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں. ان کے ذہن میں ایک بزنس کا پلان آیا، انڈے تھے، مرغی تھے، کچھ تھا، he came out openly and he did say that and he is not embarrassed and he should not be. He should be proud of that. اس لیے کہ پاکستانی قوم کو آج تک کوئی ایسا بندہ ملا ہی نہیں جو کھل کے بات کرے. اور یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ لوگ بیسیکلی، اب میں نہیں کہنا چاہتا فواد میرے دوست ہیں، لیکن مجھے آج بڑی تکلیف ہوئی ہے جب میں نے یہ سنا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک ٹی وی پروگرام میں جا کے کہ ہمیں رجسٹرار سے میں انکارپوریٹ میں ہم ان سے بات کر رہے ہیں اور ہم ان آبزرویشنز کو انکارپوریٹ کریں گے. یہ پرابلم ہے پاکستان کی. ایک طرف یہ، دوسری طرف یہ سارے کے سارے معاملات. اور میں آپ کو بتاؤں، میں بالکل چاہتا ہوں کہ آپ ضرور بات کریں. کراچی میں ہمارے بیورو چیف اس وقت عارف محمود ہمارے ساتھ ہیں، اور وہاں پر آج کیا ہوا ہے، وہ جو خدمت خلق کمیٹی ہے، وہ جو بھتے کے پیسے جس طریقے سے وہاں پر جاتے رہے ہیں. ایک اور ایشو بھی ہے فواد صاحب سے ریلیٹڈ، وہ ہم بعد میں کر لیتے ہیں. لیکن دیکھیں آپ فیک اکاؤنٹس، ایف آئی اے، پیپلز پارٹی، اربوں روپے، ادھر پاناما پیپرز، اربوں روپے کی جائیداد باہر ہے، کوئی منی ٹریل نہیں. اور وہ خدمت خلق کمیٹی، نام دیکھیں جیسے پرویز مشرف صاحب نے بنایا نا پیپلز پارٹی بدیانت گروپ کا نام، پیپلز پارٹی پیٹریاٹ. انہوں نے بھی جو بھتا گروپ کرنے کے لیے جو کمپنیاں بنائی نا، خدمت خلق. اور وہ اگر عارف صاحب ہیں، عارف صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں، یار ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ کمیٹیاں بہت کام کرتی ہیں، خدمت خلق کمیٹی اور اتنے بڑے بڑے نام، یہ ماجرا ہے کیا بھائی؟ یہ تو پورا ثابت ہو گیا کہ یہ سب بھتا تھا. بالکل سمیع صاحب، سندھ میں بھی لگتا ہے کہ اب جو سیاسی رہنما جو ہے وہ بہت تیزی سے جیل جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس میں ایک کثیر تعداد ایم کیو ایم کے لوگوں کی بھی نظر آ رہی ہے. 2017 میں بنیادی طور پہ یہ تفتیش شروع کی گئی تھی، میں آپ کو کنیکٹ کرنا چاہوں گا، جس میں یہ شروع کیا گیا تھا کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن کی جو جائیدادیں ہیں وہ بھتے کے اور منی لانڈرنگ کے ذریعے بنائی گئی تھی. لیکن جب یہ تفتیش آگے بڑھی تو اس میں انتہائی حیرت انگیز انکشافات ہوئے، اور وہ انکشافات یہ بھی تھے کہ لندن میں بیٹھے پاکستان کے دشمن کو
जो है वो बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में डॉलर्स और पाउंड्स जो हैं वो यहाँ से मुंतकिल किए गए। और तो और अब इस मामले में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 2 वफाकी वज़रा जो हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी और फ़रूक नसीम जो हैं, उनका नाम भी सामने आया है और 13 नवंबर को उनसे इस हवाले से पूछगछ भी की जा चुकी है। मजमूई तौर पे 700 से ज़ायद अफराद हैं, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 50 सरकर्दा रहनुमा भी शामिल हैं, जिनमें से बाज़ जो है वो ज़मीर जागने के बाद PSP को ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन वो भी इस तफ्तीश का हिस्सा हैं और ये तफ्तीश अब आगे बढ़ रही है। और अब इसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि FIA के नोटिस में ये बात आई थी कि पंजाब में खिदमत खल्क फाउंडेशन की एक जायदाद को खामोशी से फ़रोख्त कर दिया गया, जिसके बाद खिदमत खल्क फाउंडेशन की तमाम जायदादें जो है उन पर FIA ने चेक लगा दिया है और उनकी ख़रीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। 40 ऐसी जायदादें हैं, जिनमें से 19 जायदादें जो हैं वो सिर्फ कराची में हैं, जिसके हवाले से FIA तहकीकात कर रही है कि ये भत्ते के पैसों से ख़रीदी गई। और अब उसमें मज़ीद जो मामला सामने आया है वो यही आया है कि मुत्तहिदा के जो बानी हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाते रहे हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकरीरें करते रहे हैं और पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब हैं, उस शख्स को भी इस रुकूम हैं वो यहाँ से अदा की गई और यहाँ से वो पैसे दिए गए। ये तो राना साहब, यानी फरूक नसीम साहब को भी नाम लिया, वो लॉ मिनिस्टर है ना, राइट? फरूक नसीम साहब तो बड़े एक भले आदमी हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी, इनके बारे में तो आरिफ ये तो बिल्कुल एक ऐसी खबर है कि फरूक नसीम साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी, ये पहले नाम था इनका ऐसा? जी बिल्कुल, इन 2 शख्सियात को नोटिस जारी किया गया था FIA की जानिब से। 11 नवंबर को मजमूई तौर पे 726 अफराद को तफ्तीश के लिए बुलाया गया था। 13 नवंबर को खालिद मकबूल सिद्दीकी और फ़रूक नसीम जो हैं वो FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग के सामने पेश हुए थे और वहाँ उनसे तफ्तीश की गई। जो तफ्तीश की गई वो ये की गई कि इन 2 अफराद की जानिब से भी खिदमत खल्क फाउंडेशन के अकाउंट्स में रकूमात जमा कराई गई। इसके अलावा जो अहम तरीन नाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत के हवाले से सामने आ रहे हैं, उसमें बाबर गौरी शामिल हैं, उसमें रऊफ़ सिद्दीकी शामिल हैं, उसमें हाल ही में शामिल होने वाले PSP में अरशद वोहरा शामिल हैं, उसमें मेयर कराची वसीम अख्तर शामिल हैं। इस तरह के ये बहुत सारे नाम हैं। 50 रहनुमा हैं MQM के जो इस वक्त जो है वो रेडार में हैं। कुछ ट्रांजेक्शन्स तो ऐसी हैं जो बेनामी अकाउंट्स में की गई और जिस तरह अभी हम बेनामी अकाउंट्स को सुन रहे थे, ये मामला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में भी नज़र आया है। 500 के करीब ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि बेनामी अकाउंट्स के ज़रिए की गई, जबकि जो लंदन पैसे मुंतकिल किए गए उसकी जो ट्रांजेक्शन हुकाम को मिली हैं उसमें 3 लाख अमरीकी डॉलर्स, 3 लाख बरतानवी पाउंड्स, उसके अलावा कुछ जो है वो दीगर गैर मुल्की करेंसी है वो भी लंदन में मुकीम जो पाकिस्तान मुखालिफ शख्सियत है उसे जो है वो इन्हीं अकाउंट्स के ज़रिए अदा की गई। अच्छा, तो तफ्तीश का दायरा बढ़ाया गया है। और इसमें आरिफ मैं एक वीडियो देख रहा था जो सोशल मीडिया पे तो आती रहती है, हम नेशनल मीडिया पे वो वीडियोस नहीं दिखा सकते, तो जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं बड़े चीखो पुकार कर रहे थे कि मुझे फंड्स नहीं आ रहे और कह रहे थे कि अब ये लंदन वाले भी झूठ, अमेरिका वाले भी झूठ बोल रहे हैं, कनाडा वाले भी झूठ बोल रहे हैं, मैं ये सारे घर बेच दूंगा, मेरी सिक्योरिटी नहीं है और ये है और वो है। और बहुत सारे लोग कह रहे थे नहीं भाई देंगे पैसे, नहीं भाई देंगे पैसे। तो ये जो फिर सारा काम ये जो रुका हुआ है अभी, ये जो अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं, तो ये तो इसका मतलब ये है कि ये पैसे वसूल किए जाते थे, भत्ता इकट्ठा किया जाता था और बस फिर वो जैसे हम इंडियन फिल्मों में देखते हैं डॉन को भेज दिया, सारा डॉन के पास जाता था, फिर उनकी मर्जी जैसे मर्जी वो डिस्ट्रीब्यूट करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, डॉन जो है वो मुकम्मल तौर पे अब लगता है कि फाकों की नौबत पे आ गया है। अब वो डॉन जो है वो वैसा डॉन नहीं रहा और कराची के शहरियों ने ये देखा भी है और कराची अब जगमगा रहा है। जो हालिया वाक़यात हैं वो भी उसी शख्स की उन तकरीरों का शाखसाना करार दिए जा रहे हैं जिसमें वो इस हद तक जो है वो हज़यानी कैफियत में आ गया है कि वो अब अपने लोगों को कुछ करने के लिए जो है वो वहाँ से हिदायत कर रहा है, चीज़ें कर रहा है। पैसे बंद हो गए हैं, भत्ता बंद हो गया है। कराची में जो हमारे इदारे हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ज़बरदस्त आरिफ, ये तो बड़ी अच्छी आपने खबर दी है। हमारे साथ ही रहिए राना साहब, अगर आप इस पे कमेंट करना चाहें तो, लेकिन अगर कमेंट आप कोई नहीं करना चाहते तो वक्त कम है। मैं वो चाहता हूं कि वो जो फारूक सलीम साहब की जो, अच्छा अब हम आप हमारे साथ ही रहिए। ये देखें, ये तो सूरत हाल है, ये चैलेंजेस हैं अलीना, ये चैलेंजेस हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। FIA कर रही है, वो फेक अकाउंट्स हैं, उधर जरदारी साहब के, ये सारे चल रहा है। इधर
अब आ जाइए ज़रा, अब जो एडवाइजर्स हैं हुकूमत के, वो जो मामला को हल करने की बजाय बेसिकली जो जिस तरह काम कर रहे हैं, ये फारूक सलीम साहब की कहानी है। इनके बारे में पहले तो ये ट्वीट आया, अगर आप दिखा दें, हाँ, वो बिल्कुल जिसमें ये कहा फवाद चौधरी साहब ने हाँ, कि जनाब इनको हम मुबारकबाद देते हैं, मुबारकबाद और नोटिफिकेशन जैसे ही होगा और मैं आपसे ये अर्ज करूं कि मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक वाहिद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो होटल मैरियट में हुई, जिसमें मैं गया, जो अरबाब शहजाद साहब ने की, फवाद चौधरी साहब भी उसमें आया और उन्होंने फारूक सलीम साहब को अपने साथ बिठाया और ये कहा, पता चला कि जनाब ये बनने वाले हैं, एडवाइजर बनने वाले हैं, और ये ट्वीट भी आ गया। अब ये खबर, अब वो जरा वो ट्वीट चला दें जिसमें वो कह रहे हैं जनाब फवाद चौधरी साहब क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि जी जो डॉक्टर हैं फारूक इज नॉट स्पोक्सपर्सन हाँ, ऑफ द गवर्नमेंट, ये डॉक्टर फारूक साहब जो हैं ये हमारे कोई स्पोक्समैन नहीं है, वो आप ट्वीट दिखा दें। लेकिन ये सब हुआ क्यों? ये सब हुआ क्यों? प्रॉब्लम ये आ गई कि जो बंदा भी सच्ची बात करने की कोशिश करता है, जो बंदा भी बताने की कोशिश करता है कि जनाब ये जो आप पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं ये ठीक नहीं है, और वो जो कार्टल्स हैं, वो जो माफिया इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई है खान साहब के, उसको ये अंदाज़ा होता है कि ये बंदा हमारे लिए ख़तरे का बायस है, तो उसको निकलवा देते हैं। अब ज़रा वो गुफ्तगू सुनवा दें जो डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने की, ताकि आपको सारी कहानी समझ में आ जाए कि क्यों एडवाइज़र उनको नहीं बनने दिया गया, कौन सी वो बात करते थे। अच्छा अमी साहब, ये जो शॉट है ना, इस हवाले से अगर आप इमरान खान साहब की बातें सुने ना, जो उन्होंने खिताब किए हैं कौम के साथ, उसमें उन्होंने ये चीज़ें बड़ी क्लियरली कही हैं कि ये भी हम फिलहाल जो है इसको हम करेंगे सॉर्ट आउट इशू को, लेकिन हमारा जो डेफिसिट और बाकी सारे इशू हैं वो भी सॉर्ट आउट नहीं होंगे। जो एक और इशू आ रहा है इसी हवाले से, वो ये आ रहा है कि रज़ाक दाऊद के हवाले से ये बड़ा खुलकर सामने आए थे, और रज़ाक दाऊद साहब एक एलिमेंट हो सकते हैं जिनकी वजह से ये आज सब कुछ जो हुआ है वो फारूक सलीम साहब के साथ हुआ है। देखें, बात कोई भी हो, हमें नहीं पता इस बात का। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इसकी एक रज़ाक दाऊद वजह हो सकते हैं, इसकी असद उमर साहब हो सकते हैं, हमें नहीं पता कौन है। बात ये है कि डॉलर, अब रुपया आपने डीवैल्यू किया, इस वक्त 139-140 रुपए का डॉलर मिल रहा है, उससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है बहुत सारी चीज़ों की। लेकिन ये सोचना कि क्योंकि डॉलर बढ़ गया तो हर शय महंगी हो जाएगी, ये थोड़ा ये उस चीज़ पर अपनी जो बैड गवर्नेंस है उस पर पर्दा डालने की कोशिश है। कुछ चीज़ें डायरेक्टली अफेक्टेड हैं डॉलर से, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिनका ताल्लुक डॉलर से नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपकी जो पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें बनती हैं उनका डॉलर से ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं, मसला ये है कि ये बैड गवर्नेंस है, और जो आदमी बताने की कोशिश करता है कि ये बैड गवर्नेंस है उसको आप निकाल देते हैं। आपकी जो गवर्नेंस है 5 महीने में उसने कॉन्फिडेंस नहीं दिया इन्वेस्टर्स को। स्टॉक मार्केट जो मुसलसल नीचे जा रही है उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि जो सरमायादार हैं वो इस हुकूमत को नाकाम बनाना चाहते हैं, वो टैक्स नेट में नहीं आना चाहते, ये वजह नहीं है। उसमें आपकी कहीं ना कहीं कोताही भी शामिल है। जो आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए था इन्वेस्टर को वो आपने नहीं दिया, और उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि आपके यू टर्न्स जिसको आप बयान करते हैं कि जी ये मेरी बहुत ज़्यादा वो यानी मेरा पॉजिटिव पॉइंट है, वो कहीं पे जाके बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें नेगेटिव भी बन जाती हैं। आपको मुल्क चलाना इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लेइंग ए मैच। उसमें बहुत सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ हैं, उनको आपने आगे लेके चलना है, और 70 साल में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा पैसा बनाने की आदत हो गई है। तो आपने अगर उसमें ब्रेक लेके आना है तो उसको आपने वो आपको करना पड़ेगा, टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे, ये सोचना पड़ेगा। देखिए, जब भी कोई गवर्नमेंट आती है ना, पहले 1 साल 2 साल वो इंतहाई अनपॉपुलर हो जाती है, इसलिए कि उसको अपनी रिफॉर्म्स करना होती हैं। उसके जब सम्राट मिलते हैं तब अगले इलेक्शन का टाइम आ चुका होता है, और लोगों के पास एम्पल टाइम होता है जज करने का कि आपके पास आपने क्या किया, और उसकी बुनियाद पर वो वोट देते हैं। लोगों को पता है कि बड़ा टफ चैलेंज है, लेकिन आप उसको दुरुस्त सिमत में तो लेके जाएं। आप अगर पुराने उन्हीं करप्ट लोगों को अपॉइंट करेंगे, वही पॉलिसीज आप लेके आएंगे, और फिर टीवी पे आपके एडवाइजर ये कहते हुए नजर आए कि हम रिमार्क्स रुकवाने की कोशिश करेंगे, जो आदमी ये कहे कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है उसके बारे में कहें कि इसको नोटिफिकेशन नहीं मिला। और फिर अब आखिरी बात करता हूँ, आज मुझे बताएं, आज हाई कोर्ट के जज साहब ने ये कहा कि ये क्या है, आपको राहदारी रिमांड दिया था, आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, नैब के पास क्यों नहीं वापस आए? शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं वहाँ पे? बीमार हो गए वो तो। ख्वाजा साद रफीक साहब, नैब कोर्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैंने पहले भी कही थी, अब खबरें आने लग गई हैं, कमर में दर्द है, काम से रोक दिया गया है, मजीद बीमार हैं, और अगले चंद दिनों में बाहर चले जाएंगे। ये चीजें लोग तवक्को नहीं कर रहे हैं इमरान खान साहब से। खान साहब
آپ سے لوگ توقع یہ کرتے ہیں کہ کوئی مرتا ہے مرے، کوئی روتا ہے روئے، آپ پاکستان کا پیسہ نکالیں گے اور آپ نکال سکتے ہیں. یو آر دا لاسٹ ہوپ آف دس کنٹری. آپ کی اگر حکومت بھی کوئی مافیا ہٹانے کی کوشش کرے تو یقین کریں اگر آپ پاکستان کے عوام کے لیے لڑتے ہوئے حکومت سے ہٹ جائیں گے، آپ کی حکومت گر جائے، لوگ آپ کو زیادہ ووٹ دیں گے اگلے انتخابات میں. لیکن خدا کے لیے آپ کمپرومائز مت کریں. بہت ساری طاقتیں اس وقت بہت ساری پولیٹیکل شخصیات کو اور دوسری شخصیات کو ریلیف دے رہی ہیں اور دلوانا چاہ رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں وہ کمپرومائز کر رہے ہیں. میں عمران خان کمپرومائز نہ کریں، اس لیے کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں کمپرومائز. مجھے سمجھ نہیں رہی، 7 لوگ ہیں، کیا مطلب عمران خان صاحب کو کچھ پتہ ہے؟ اسد کیسر، پرویز خٹک، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی معاملہ طے ہو جائے. نہیں آ رہی ہے. آپ تو ان کی اس کی کیپیسٹی پر، ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر اتنے سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. 100 دن پورے ہونے پر آپ نے تقریر سنی تھی، کچھ یاد ہے آپ کو؟ آپ جذباتی ہو گئی ہیں بہت زیادہ. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ 14 ضلع کونسل کے چیئرمین تحریک انصاف کو انہوں نے جوائن کر لیا ہے اور اس کا سہرا جاتا ہے علیم خان کو. یہ ہارس ٹریڈنگ ہے. روایتی پولیٹیشین ہے میری نظر میں. تو یہ روایتی پولیٹکس ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے روایتی پولیٹکس لوگوں نے ان سے توقع نہیں کی، بٹ وہ کر رہے ہیں. ان کو اس کام پہ لگایا جا رہا ہے. ان کو یہ نہیں بتایا جا رہا. صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو دیکھیں، میری بات سنیں نا، میری بات سنیں. سمیع صاحب جو بات کہہ رہے ہیں نا وہ صحیح ہے کہ ان کو اس طرف یہ لوگ دھکیل رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں میری بات سنیں، مجھے ایک ذرا تھوڑی سی مار دیں گے ران صاحب چھلانگ. سمیع صاحب کو میں کہوں گی سامنے کنویں چھلانگ مار دیں گے. بیچارہ کر رہے ہیں نا کوشش اپنے، انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہیں. یہ دیکھیں، یہ تو دیکھیں بابر اعوان صاحب کا، میری بات سنیں، بابر اعوان صاحب کا استعفیٰ ریفرنس آنے پر اعظم بے شک دیر سے ہوا، اعظم سواتی کا استعفیٰ ہوا نا، کبھی میری بات سنیں نا. نہیں میری بات سنیں. دوسری سر یہ جو بھائی جان بات ہے نا ڈاکٹر فرق سلیم والی جو بات آپ کر رہے تھے، اس میں دونوں طرف ہی عجیب و غریب صورتحال ہے. فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کر دیا کہ جی فرق سلیم صاحب ترجمان ہوں گے. ٹھیک ہے، فرق سلیم صاحب ترجمان بن گئے. ابھی آپ نے جو ٹی وی پر ہم نیوز دکھا رہے تھے، آپ وہ اس کے اوپر نیچے لکھا ہوا تھا حکومتی ترجمان. میری بات سنیں علی نا، بات یہ ہے فواد چودھری صاحب کو تو ٹھیک ہے انہوں نے اس وقت کیا تو وزیر اطلاعات تھے، لوگوں نے سمجھا کہ یہ بن گئے ہیں. فواد چودھری صاحب کو بات مکمل کر لینے دینا. یہ دیکھیں اب 3 مہینے بعد فواد چودھری صاحب کو یاد آیا کہ جی ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. وہ یہی بات کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر فرق سلیم جو ہے نا، ان کو بھی تھوڑا سا نا دیکھنا چاہیے تھا کہ جب تک ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا، انہوں نے صرف فواد چودھری صاحب کے ایک ٹویٹ پہ وہ بن کے بیٹھ کے ٹی وی پر آ جاتے تھے. تو یہ دونوں طرف سے نا میں سمجھتا ہوں 2 نمبری پائی جاتی ہے. یہ ڈاکٹر فرق سلیم کو بھی نہیں چاہیے نا. نہیں ابھی ان کا نوٹیفیکیشن ہوا نہیں، وہ بیٹھ گئے جی میں ترجمان ہوں. یہ کیا بات ہے جی علینا؟ ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، لیکن یہ فواد چودھری صاحب نے جب انہیں کہہ دیا کہ بھئی ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں کہ وہ آ گئے ہیں، اس کا مطلب گورنمنٹ ان کو آن کر رہی ہے نا، وہ کہہ رہی ہے وہ آ رہے ہیں. کہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا. آپ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے منظوری نہیں دی، لیکن وہ 3 مہینے وہ بطور حکومتی ترجمان آتے رہے تو کسی نے اس بات کی کلیریفیکیشن نہیں کی. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو جب پہلی دفعہ وزیر بنی نا، تو ایک وزیر تھا جو ایکچولی کسی اور کو انہوں نے وزیر بنایا تھا، وہ ان کی کابینہ میں بیٹھا رہا کے، حالانکہ اس کو وزیر نہیں بنایا تھا انہوں نے. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ وزیر اطلاعات و نشریات کا یہ سرکاری ٹی وی پہ بھائی جان بیٹھ کے اپنے آپ کو حکومتی ترجمان کہتے تھے. سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کے حکومتی ترجمان. تو یہ بنیادی طور پر دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا اٹ شوز کہ لوز گورننس ہے. گورننس کو ٹھیک کریں اور عمران خان صاحب پولیٹیشین سے ملیں، پارٹی کے ایم این اے سے ملیں، ورکر سے ملیں، ایم پی اے سے ملیں، اور وہ یہ جب اور کھلی کچہریاں لگائیں جیسے ذوالفقار علی بھٹو لگا دیتے ہیں. عمران خان سے بڑی امیدیں ہیں. بڑی بہت بہت شکریہ سمیع صاحب آپ کا بھی، رانا صاحب آپ کا بھی، اور عارف صاحب آپ کا بھی. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.